धन का अधिकतमकरण क्या है? तो धन का अधिकतमकरण है कि कुछ विचारकों के अनुसार व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभों का अधिकतमकरण होता है, जबकि कुछ आधुनिक विचारकों के अनुसार व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य धन का अधिकतमकरण होता है। लाभों के अधिकतमकरण में अल्पकालीन लाभों या वर्तमान लाभों को बढ़ाने पर बल दिया जाता है, जबकि धन के अधिकतमकरण में कुशल व्यापारिक नीतियों, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ-साथ दीर्घकाल में अंशधारियों का धन या संपदा बढ़ाने पर बल दिया जाता है। अर्थात अंशधारियों के वर्तमान लाभांश को अधिक करने के स्थान पर दीर्घकाल में प्रति अंश बाजार मूल्य बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो प्रति अंश के बाजार मूल्य को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। फिर है वित्त के स्रोत क्या-क्या हैं? तो किसी व्यवसाय को निम्न 2 आवश्यकताओं के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पहली व्यवसाय की स्थापना के लिए प्रारंभिक पूंजी कहलाती है और संचालन के लिए प्रारंभ होने के बाद दैनिक व्यय के लिए आवश्यकता होती है, वह पूंजी व्यवसाय की आवश्यक पूंजी कहलाती है। अब व्यवसाय को आवश्यक पूंजी कई स्थानों से प्राप्त हो सकती है, जहाँ से व्यवसाय यह पूंजी प्राप्त करता है, तो उसे पूंजी का स्रोत कहते हैं। समय समय के आधार पर वित्त के स्रोत के 2 प्रकार हैं, पहला है अल्पकालीन और दूसरा है मध्यकालीन। तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, वे स्रोत अल्पकालीन स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि ग्राहकों से अग्रिम, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि। अब अपन देखते हैं अल्पकालीन सोर्स। तो अल्पकालीन सोर्स में आते हैं ग्राहकों से अग्रिम। अब ग्राहकों से अग्रिम का अर्थ है यदि ग्राहक को वस्तु या सेवा देने से पूर्व उसका मूल्य वसूल लिया जाए, तो इसे ग्राहकों से अग्रिम कहा जाता है। और इस विधि में सामान्यतः कोई ब्याज नहीं दिया जाता। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को उनके खातों में उपलब्ध राशि से अधिक धन राशि निकालने का विकल्प देता है। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। फिर है व्यापारिक बिल या ट्रेड बिल। तो व्यापारियों द्वारा उधार लेन-देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक शपथ पत्र है जिसमें क्रेता एक निर्धारित समय के बाद विक्रेता को भुगतान करने का वचन देता है। बैंक द्वारा इस पत्र के बदले तुरंत भुगतान उपलब्ध करवाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डिस्काउंटिंग बिल भी कहते हैं। फिर वाणिज्यिक विपत्र यानी कॉमर्शियल पेपर। तो यह मुद्रा बाजार की एक प्रतिभूति है, कंपनियों द्वारा अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवधि 7 से 65 365 दिन हो सकती है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें बैंक ग्राहकों द्वारा भुगतान न करने पर स्वयं भुगतान की गारंटी देता है। फिर है दीर्घकालीन स्रोत। तो दीर्घकालीन स्रोत तत्व हैं ऐसे स्रोत जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए धन उपलब्ध करवाते हैं, दीर्घकालीन स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, प्रतिधारित आय। अब स्वामित्व के आधार पर पूंजी के स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होती है स्वामियों की पूंजी और एक होती है बाहर वालों की पूंजी यानी ऋण पूंजी। स्वामियों की पूंजी से अपन क्या समझते हैं? तो व्यवसाय के मालिकों या फिर उद्यमियों द्वारा अपने स्रोत से निवेश की गई पूंजी मालिकों की पूंजी कहलाती है। बदले में उन्हें वे लाभ की इच्छा रखते हैं, ठीक है? और कंपनी के व्यवसाय कंपनी के व्यवसाय कंपनी के व्यवसाय के स्वामियों द्वारा निवेशित पूंजी अंश पूंजी भी कहलाती है और इसके छोटे-छोटे इस अंश पूंजी के छोटे-छोटे भाग को में बाँटा जाता है, जिसे एक भाग को एक अंश कहा जाता है। फिर प्रतिधारिताएँ क्या है? तो व्यवसाय में अर्जित किए गए लाभ पर मालिकों का अधिकार होता है। स्वामी के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वे लाभ लाभ को व्यवसाय से निकाल कर ले जाए और दूसरा विकल्प लाभ का कुछ भाग या संपूर्ण लाभ व्यवसाय में पुनः निवेश कर दे। भाग का वह भाग लाभ का वह भाग जो व्यवसाय में पुनः निवेश कर दिया गया है प्रतिधारित आय कहलाता है। अर्थात ऐसे लाभ जिन्हें लाभ के रूप में नहीं बाँटा गया। अब है पूर्वाधिकार अंश क्या है? तो पूर्वाधिकार अंश है कि यदि अंशधारियों को निम्न 2 पूर्वाधिकार उपलब्ध हों। पहला, कंपनी के व्यवसाय के जीवन काल में समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा, व्यवसाय की समाप्ति के समय
समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापसी का अधिकार। तो यह है पूर्वाधिकार अंश। फिर है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार देख लेते हैं। तो एक होता है शोधनीय और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो यदि व्यवसाय के जीवन काल में एक पूर्व निर्धारित समय पर अंशधारियों की पूंजी लौटा दी जाए तो शोधनीय प्रकार के पूर्वाधिकार अंश हैं। यदि अंशधारियों की पूंजी केवल व्यवसाय के समापन के बाद ही लौटाई जाए तो ये अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश है। भारत में केवल शोधनीय ही होते हैं और उनकी अवधि है 20 वर्ष। फिर प्रतिभागी और अप्रतिभागी अधिमान अंश। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को स्थायी दर से लाभांश दिया जाता है। उन्हें लाभांश देने के बाद शेष बचे लाभ पर उन्हें समता अंशधारियों उन्हें लाभांश देने के बाद शेष बचे लाभ पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है। और अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारी को शेष लाभ में हिस्सा नहीं दिया जाता। ऐसे अंश को प्रतिभागी अंश कहते हैं। यदि शेष लाभ में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पुनः भाग लेने का अधिकार हो तो उन्हें प्रतिभागी अंश कहा जाता है। फिर संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है? सामान्यतः लाभांश का बंटवारा केवल लाभ होने पर ही किया जाता है। ऐसे अंशों को असंचयी अंश कहा जाता है। यदि पर्याप्त लाभ न होने या हानि होने पर पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश नहीं दिया जाए लेकिन उनका लाभांश जोड़कर रखा जाए और पर्याप्त लाभ होने पर दे दिया जाए तो ऐसे अंश संचयी अंश कहलाते हैं। सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक का संचय नहीं किया जाता। फिर है कुछ ये ऋण पत्र क्या है? तो ऋण पत्र है कंपनी द्वारा आम निवेशकों से छोटी-छोटी धनराशियों में धन उधार लिया जाता है और बदले में ऋण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में ऋणदाता कहलाता है और जो अपनी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला ऋणदाता कहलाता है। ठीक है। फिर है पूंजी संरचना। अब पूंजी संरचना में अपन पहला देखते हैं वित्तीय संरचना क्या है। तो अपना क्वेश्चन तो आएगा पूंजी संरचना से ही और वित्तीय संरचना भी देख लेते हैं। व्यवसाय को अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों उद्देश्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय आवश्यक पूंजी कई स्रोतों से प्राप्त कर सकता है। उपलब्ध स्रोतों से उचित स्रोतों का चुनाव और उनके बीच सापेक्षिक अनुपात का निर्धारण वित्तीय संरचना कहलाती है। फिर है पूंजी संरचना। यह व्यवसाय का एक वित्तीय प्रबंध से संबंधित निर्णय है जिसमें व्यवसाय दीर्घकालीन पूंजी के लिए उचित स्रोतों का चयन करता है और उन स्रोतों के बीच सापेक्षिक अनुपात निर्धारित करता है। फिर है अनुकूलतम पूंजी संरचना। तो अनुकूलतम पूंजी संरचना से क्या समझते हैं? एक पूंजी संरचना जो सभी व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ नहीं होती, इसलिए उपलब्ध स्रोतों में से अनुकूलतम संरचना का चयन किया जाता है। अनुकूलतम संरचना में निम्न गुण विशेषताएं होती हैं जैसे कि न्यूनतम पूंजी की लागत, अंशधारियों को सर्वाधिक लाभ, न्यूनतम जोखिम, सरलता से उपलब्धि। समता पर व्यापार से क्या समझते हैं? यदि व्यवसाय की पूंजी संरचना में अंश पूंजी के साथ ऋण पूंजी का समावेश हो तो इसे समता पर व्यापार कहा जाता है। अब समता पर व्यापार के निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। प्रति अंश अधिक आय, निर्णय शक्ति का केंद्रीकरण, कम निवेश से अधिक संपत्तियों पर नियंत्रण। फिर एक पूंजी लागत, ये भी टॉपिक दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है पूंजी लागत। तो व्यवसाय की दृष्टि से व्यवसाय द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निवेशकों के धन का प्रयोग किया जाता है। इसके बदले व्यवसाय द्वारा निवेशकों को चुकाई गई राशि पूंजी की लागत कहलाती है। तो समय के आधार पर पूंजी की लागत 3 प्रकार की हो सकती है। प्रारंभिक, एक बार आने वाली लागत, इससे प्रभावी मूलधन कम हो जाता है जैसे कि प्रोसेसिंग फी, प्रिंटिंग के खर्चे, कानूनी व्यय। फिर है सतत लागत, ये प्रतिवर्ष आने वाली लागत है जैसे कि ब्याज, लाभांश। फिर है अंतिम लागत, यह एक बार आने वाली लागत है, यह पुनर्भुगतान के समय आती है। फिर ऋण पूंजी की लागत, पूर्वाधिकार अंश की लागत और ये अपन को फॉर्मूले रट लेने हैं। फिर है लाभों का बंटवारा।
लाभों के बंटवारे से अपन क्या समझते हैं? व्यवसाय द्वारा अर्जित आय में सर्वप्रथम व्यवसाय के व्यय चुकाए जाते हैं। व्यवसाय के ऐसे व्यय जिनके चुकाया जाना आवश्यक है, या ऐसे व्यवसाय के ऐसे व्यय जिन्हें चुकाया जाना आवश्यक है, पर प्रभार करते हैं लाभ पर प्रभार करते हैं। इनके भुगतान के बाद सरकार को निगम कर भुगतान किया जाता है। शेष बचे लाभ कर पश्चात लाभ पैठ कहलाते हैं। इन लाभों में से एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इस भाग को प्रतिधारित आय या संचय कहा जाता है। वर्तमान वर्ष के संचय के संग्रहित लाभ भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ संचय बनाना आवश्यक होता है। विशेष उद्देश्य से बनाए गए संचय विशेष संचय कहलाते हैं, जबकि यदि उद्देश्य पूर्व निर्धारित न हो तो उसे सामान्य संचय कहा जाता है। लाभांश के वितरण के समय सरकार द्वारा लाभांश वितरण कर वसूला जाता है और वर्तमान में यह कर नहीं है। शेष लाभ लाभांश धारियों को बांट दिया जाता है। सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था और बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में अंतर क्या है? तो मांग जमा बैंकिंग ले सकते हैं, गैर बैंकिंग नहीं ले सकते। चेक आहरण तो जारी कर सकते हैं, गैर बैंकिंग जारी नहीं कर सकते। बीमा सुविधा बैंकिंग वाले बैंकरों के लिए जमा पर उपलब्ध है। बीमा सुविधा एनबीएफसी जमा पर उपलब्ध नहीं है। फिर नियमन के अधिनियम बैंकिंग नियम एक्ट 1949 और गैर बैंकिंग पे भारतीय कंपनी एक्ट 1956। फिर जमा अवधि शॉर्ट टर्म जमा कर सकते हैं। गैर बैंकिंग ये शॉर्ट टर्म जमा नहीं लेते, 12 माह से नीचे जमा ही नहीं करते। फिर सीआरआर की आवश्यकता है बैंकिंग में, पर गैर बैंकिंग में आवश्यकता नहीं है। फिर शेयर बाजार, तो शेयर बाजार से अपन क्या समझते हैं? तो वह स्थान जहाँ वित्तीय लेन देन होता है, वह स्थान है जहाँ जरूरतमंद लोग धन को उधार लेते हैं जबकि धनी लोग निवेश करते हैं। तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पूंजी बाजार में आते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। तो प्राथमिक वे पूंजी बाजार हैं जहां नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, जैसे आईपीओ, एफपीओ। फिर द्वितीय बाजार यह बाजार जहां प्राथमिक बाजार की प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा और बेचा जाता है, जैसे कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और फिर है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये पूंजी बाजार के दो बाजार हो गए, प्राथमिक और द्वितीय। फिर शेयर पूंजी के प्रकार, तो शेयर पूंजी के प्रकार में पहला आता है ऑथराइज्ड पूंजी। तो संघ के मेमोरेंडम द्वारा जितने के शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है वह ऑथराइज्ड। फिर है निर्गमन पूंजी तो कंपनी के द्वारा जारी किए गए शेयर, वो है निर्गमन पूंजी। फिर है ग्राहक पूंजी, जितने के लिए जनता आवेदन करती है वह है ग्राहक पूंजी। और पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी, यानी आवेदकों के शेयर खरीदने के बाद कंपनी को प्राप्त पूंजी। तो अंश प्रतिभूति क्या है? अंश प्रतिभूति किसी कंपनी के स्वामियों की पूंजी शेयर कहलाती है। अंतरण में आसानी के लिए शेयर पूंजी को छोटी छोटी मूल्य वर्ग में बांटा जाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे मूल्य को शेयर वर्ग कहा जाता है, को शेयर कहा जाता है। और प्रत्येक अंशधारक निवेश को कंपनी का भागीदार माना जाता है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारी होता है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर इनकी संख्या कम होती है, सामान्यतः यह प्रोमोटर्स के शेयर होते हैं। लाभांश के वितरण में इन शेयर धारकों को लाभांश में प्राथमिकता दी जाती है। अगर कंपनी को कम लाभ है तो ये शेयर धारक भी लाभ प्राप्त करते हैं, तो भी ये शेयर धारक लाभ प्राप्त करते हैं। अगर लेकिन इन शेयर धारकों को कंपनी में मताधिकार नहीं है। इक्विटी शेयर, इन शेयर धारकों को कंपनी में लाभ वितरण में प्राथमिकता नहीं दी जाती। यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ होता है तो इन्हें लाभांश दिया जाता है, इनके पास मताधिकार होता है, ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं।
आईपीओ क्या है? जब कंपनी जनता के लिए पहली बार अपना शेयर जारी करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। और आईपीओ किसी कंपनी के लिए नई पूंजी की उगाही में सहायक है। आईपीओ केवल सार्वजनिक कंपनियां ही जारी कर सकती हैं। फिर एफपीओ, जब एक लिस्टेड कंपनी अपने फंड की उगाही के लिए नए सार्वजनिक शेयर को जारी करती है। तो अन्य शब्दों में आईपीओ जारी करने के बाद कुछ समय बाद नए शेयर जारी करती है तो उन्हें एफपीओ कहा जाता है। राइट इश्यू क्या है? कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी निर्माण हेतु इच्छा इसका निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कंपनी कभी-कभी शेयरों पर बाजार मूल्य के डिस्काउंट पर जारी करती है। फिर अंडरराइटिंग, वित्तीय संस्था किसी कंपनी के आईपीओ का अधिगोपन करती है, जिसके तहत वित्तीय संस्थान निवेशकों की यह आश्वासन देती है कि कंपनी की परियोजना अच्छी है, वह उसके सभी शेयर बिकेंगे। यदि शेयर नहीं बिकते, तो वह संस्था स्वयं को शेयर खरीदेगी। अधिगोपन किसी निश्चित प्रतिभूति के जोखिम और मूल्य का निर्धारण करती है। फिर बुक बिल्डिंग क्या है? तो यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत अधिगोपन आईपीओ के मूल्य निर्धारण हेतु कोशिश करती है। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में बाजार का सर्वे, शेयर के लिए निवेशकों की मांग आदि की खोजबीन की जाती है। सर्वे के आधार पर शेयर जारी करने की राशि तय की जाती है। द्वितीय बाजार, जहां प्राथमिक बाजार में जारी की प्रतिभूति को पुनः खरीदा बेचा जाता है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, डॉलेक्स 30 है, बीएसई 100 है। फिर है बैंक एक्स और है ग्रीन एक्स। फिर है एनएसई। एनएसई पेरवानी समिति की सिफारिश पे 1992 में हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ। शेयर बाजार में दो प्रकार के निवेशक होते हैं, वास्तविक निवेशक और सट्टेबाज निवेशक। वास्तविक जो निवेशक दीर्घकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश लाभांश प्राप्ति के लिए करते हैं, और सट्टेबाज वे निवेशक जो अल्पकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जो शेयर की कीमत में आने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए निवेश करते हैं। फिर सट्टेबाज में कौन-कौन से आते हैं? तेजड़िए यानी बुल। ये आशावादी सट्टेबाज हैं जो प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं। वे शेयर वे शेयर इस आशा से खरीदते हैं कि भविष्य में बेचने पर मूल्य उच्च प्राप्त होगा। फिर है मंदंडीय यानी बियर। तो ये निराशावादी सट्टेबाज है जो प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी का पूर्वानुमान लगाते हैं। इनके कारण शेयर बाजार में मंदी आती है। फिर स्टैक क्या है? वे निवेशक जो शेयरों को जल्दी-जल्दी खरीदते हैं और जल्दी-जल्दी बेचते हैं, स्टैक कहलाते हैं। इनकी प्रकृति तेजड़िए वाली होती है। ये सामान्यतः आईपीओ में निवेश करते हैं। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी। वे कंपनियां होती हैं जिनका कार्य क्षेत्र विस्तारित होता है, जो एक से अधिक राष्ट्रों में होता है। अर्थात इनके उत्पाद व सेवाएं सुविधा अपने देश से बाहर भी होते हैं। अब विशेषताएं क्या होती हैं इनकी? निर्णय संपूर्ण देश के संदर्भ में होते हैं। ये वस्तुएं के साथ सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हैं, जैसे टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट। फिर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ये कंपनियां अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार की अधीनस्थ के संस्थाओं के माध्यम से काम करती हैं। दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम भी स्थापित करती है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, नेस्ले है, आईबी है, पार्ले-जी है, कोका कोला है, टाटा है। फिर है एफडीआई। एफडीआई से क्या समझते हैं? तो एफडीआई से हम समझते हैं यदि किसी कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा 10% से अधिक है तथा उसी अनुपात में निवेशकों के पास प्रबंध के अधिकार हैं, तो यह प्रत्यक्ष निवेश की श्रेणी में आता है। ग्रीनफील्ड, इसके अंतर्गत विदेशी कंपनी नया प्लांट स्थापित करती है। नीमराणा में जापानी पार्क इसी श्रेणी में आता है। फिर ब्राउनफील्ड, पहले से स्थापित प्लांट का अधिग्रहण किया जाता है। उदाहरण कि फ्लिपकर को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो फ्लिपकर को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। फ्लिप
फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। फिर है विदेशी संस्थागत निवेश यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी संस्थागत निवेश मुख्य रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का भाग है। इसके अतः इसका विस्तार है। यदि विदेशी निवेश की सीमा 10% है और निवेशकों का प्रबंधन में कोई अधिकार नहीं, तो यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। इसका अर्थ है विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में निवेश किया गया है। एफपीओ दो प्रकार के होते हैं, योग्य विदेशी निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेश। तो विदेशी नागरिक भारतीय शेयर बाजार में व्यक्तिगत स्तर पर निवेश करते हैं, वे हैं योग्य विदेशी निवेश। और जो विदेशी म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निवेश, पेंशन फंड, हेज फंड, विदेशी म्यूचुअल फंड आदि द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्गत आता है। फिर ऑटोमेटिक रूट क्या है? इसके अंतर्गत विदेशी निवेशकों को पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्हें निवेश प्रक्रिया शुरू करने के 45 दिन के अंदर ही आरबीआई को सूचित करना अनिवार्य है। फिर है अनुमोदन रूट। इस रूट के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित मामलों शामिल है। इन क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुमति आवश्यक है।